हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका अपने प्रगतिशील क्लासेस में। तो आज हम लोग ओम्स लॉ, ये क्लास 10 के फिजिक्स का 5वां वीडियो है, ये देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले वाला टॉपिक था इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है, उसमें सर्किट डायग्राम के बारे में बताए हुए थे। ये सब का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद इस वाले पे आओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ओम्स लॉ। देखो, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ओम्स लॉ। अगर ये ओम्स लॉ आ गया ना समझ में, तो इसके बाद इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और ये कोई भारी भी नहीं है बहुत ज्यादा। एग्जाम में डायरेक्ट ओम्स लॉ पूछ देता है। तो देखो, हम ओम्स लॉ लिख रहे हैं। ओम्स लॉ लिखने से पहले ना ये लाइन जरूर लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये वाला लाइन एकदम से लिखना ही है, लिखना। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहले ये लिख लो। ओम्स लॉ लगेगा कब? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इससे पहले नहीं लग सकता। सबसे पहले क्या करो, ओम्स लॉ लगाना है तो जाके टेम्परेचर को फिक्स कर दो, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to applied potential difference। ठीक है, ध्यान से समझो क्या लिखे हैं। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे। देखो क्या बोले हैं, इसको समझो। यहां पे एक कंडक्टर बनाया है, ठीक है, ये कंडक्टर है। और इस कंडक्टर को क्या किए हैं, तो एक सेल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और ये जो सेल है ये इसको पोटेंशियल देगा, मान लेते हैं V पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहां पे देंगे तो इसके वजह से इस कंडक्टर में एक करंट डेवलप होगा, इसको I बोल दिए। तो वही बोल रहा है कि ये जो करंट डेवलप होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल। मतलब अगर पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और ये V का वैल्यू कम कर देंगे तो I का वैल्यू कम हो जाएगा। यही है ओम्स लॉ कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सर्किट से करंट फ्लो होगा, ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आया समझ में? तो यहां पे लिखें कि यहां से जो करंट है, मतलब I करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V बोल दिए। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V। क्लियर है? यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको देखो तो ऐसे लिखें, V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ठीक है। यहां पे फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं, साथ में कोई कांस्टेंट आएगा और I लिख देंगे। यहां से V बराबर, यहां पे जो कांस्टेंट आता है ना, उस कांस्टेंट को R बोलते हैं, R। तो V बराबर R इंटू I, और यहां से फॉर्मूला बन गया V बराबर I इंटू R। यही है ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो कि पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। आया बात समझ में? क्या बोले कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर से, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के। मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, या इसको लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल आएगा, साथ में एक कांस्टेंट K आएगा। तो यहां से लिखेंगे V बराबर R इंटू I, मतलब V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। मतलब अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट, और यहाँ पे एक नया नंबर आया है R। ये R जो है ना वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को, ये जो R है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का ही हम लोग नाम देते हैं रेसिस्टेंस। R जो है वो रेसिस्टेंस है। आया बात समझ में? इस R पे और बात करेंगे थोड़ा देर के बाद। अभी ये समझते हैं कि ये R जो है ना एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम नाम दिए हैं रेसिस्टेंस। क्लियर है? मतलब याद रहेगा V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इधर लिख रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला आया V बराबर I इंटू R। यहां से R को लिखो तो R बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई I। हम चाहते हैं इसका SI यूनिट लिखना, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखो रेसिस्टेंस का SI यूनिट वही ना होगा जो इसका SI यूनिट होगा,
वोल्ट, ऊपर में पोटेंशियल, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट, और नीचे में आई करंट है ना, करंट का ऐसा यूनिट, नीचे में जो करंट है करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इसको हम लोग बोलते हैं ओम, इसको बोला जाता है ओम। इसका सिंबल ऐसे ओमेगा, सिंबल होता है ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो यहां से रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट आया वोल्ट पर एम्पियर और इसी को बोला गया ओम। आया बात समझ में? अब हर बार क्या करते हैं, जो ऐसा यूनिट होता है उसका 1 ओम को डिफाइन करना है। जैसे 1 वोल्ट आता था तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते थे, अब यहाँ पे 1 ओम आ गया है तो 1 ओम को डिफाइन करना है। देखो 1 ओम को डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझो। ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। आया बात समझ में? ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 और ये वाला भी 1 हो। अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस सर्किट में 1 वोल्ट के पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से करंट 1 एम्पियर का फ्लो करता है, तब जो उस सर्किट का रेसिस्टेंस होगा उस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर, सॉरी 1 ओम। आया बात समझ में? क्या बोल रहे हैं, अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाए और तब जो करंट डेवलप हुआ वो 1 एम्पियर का हुआ और उसके वजह से जो रेसिस्टेंस आया उसी रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 ओम। क्लियर है ना? तो 1 ओम का डिफिनीशन, ये आर जो रेसिस्टेंस था तो 1 ओम का डिफिनीशन क्या हुआ, इफ बोल रहे हैं, लिख लेना इसको। 1 ओम का डिफिनीशन, when a potential difference of 1 volt is applied across a conductor and current passing through them is 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. फिर से बोलना है, सुनोगे। When a potential difference of 1 volt is applied across a conductor and current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. आया बात समझ में? अब 1 ओम क्लियर हो गया। V इज इक्वल टू आई आर में V पोटेंशियल, I करंट, R जो था वो रेसिस्टेंस था। ये सब बात आया समझ में? अब देखो इससे कुछ और समझते हैं, एक बार ग्राफ देखते हैं इसका कैसा होता है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पे चलेंगे। मतलब एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन दे देता है कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो, ठीक है, और उस ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए बोल देगा। तो देखेंगे कैसे करते हैं, उससे पहले एक ग्राफ देखते हैं। यहां देखो V बराबर I इंटू आर, ये दे दिया और ऐसा ग्राफ बना के दे दिया, ये ग्राफ दे देगा। इस एक्सिस पे V है और इस वाले एक्सिस पे I है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा बना के दे दिया। क्लियर है? और इस ग्राफ को बोला कि ये ग्राफ का स्लोप है, ये स्लोप है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि V और I का ग्राफ है, V और I का ग्राफ है, तो स्लोप क्या चीज बताएगा ये हमको बताओ, ठीक है। अब देखो स्लोप का मतलब, ये स्लोप है ना, हम सिखाए हुए हैं जब भी स्लोप निकालने बोले तो स्लोप का मतलब हो जाता है tan थीटा, और tan थीटा पढ़े हुए हो गए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये देखो ये स्लोप है तो इसको ऐसा बना दे। अब ये देखो एक ट्राइंगल बना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे ये जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे क्या कौन सा क्वांटिटी V ना, तो यहां से परपेंडिकुलर के जगह V लिखें और नीचे बेस है तो बेस के जगह कौन सा क्वांटिटी है, करंट, तो यहां पे क्या लिखें I। अरे समझ में, V बाई आई, यहां से देखो ना, यहां से V और I को नीचे लाओगे, V बाई आई क्या होगा, R रेसिस्टेंस होगा ना, तो यहां से V बाई आई को क्या लिख सकते हो, रेसिस्टेंस। मतलब स्लोप क्या चीज देगा हमको, रेसिस्टेंस। क्लियर है? मतलब अगर V और I का ग्राफ रहे, V और I का ग्राफ रहे तो स्लोप कौन से क्वांटिटी को बताता है, रेसिस्टेंस को। क्लियर है? V और I के ग्राफ में स्लोप कौन से क्वांटिटी को बताएगा, रेसिस्टेंस को। क्लियर है एकदम अच्छे से? देखो फिर से दूसरा बात देखो, हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर दिए, यहाँ पे जो V है ना इधर I लिख दिए और इस तरफ जो है ना वो V लिख दिए। अब पूछे कि स्लोप किस चीज को बताएगा, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये है ना परपेंडिकुलर वाला एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या चीज है, करंट, तो यहां से परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे ऊपर में, करंट। बेस, चलो बेस पे आ जाओ, बेस वाले एक्सिस पे क्या है, V पोटेंशियल, तो यहां क्या लिखोगे, V। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो
आई और नीचे में वी, तो ये क्या हो जाएगा 1/r। नहीं आया समझ में? देखो क्या बोल रहे हैं, v इज इक्वल टू आई बाई आर है, अपने को क्या चाहिए i बाई वी, तो i रहने दो, v को इस तरफ ले जाओ v, तो यहाँ पे ये r नीचे आएगा ना 1/r हुआ ना, तो i बाई वी को क्या बोलेंगे 1/r बोलेंगे ना, तो अभी जो स्लोप है i बाई वी ये क्या हो रहा है 1/r। मतलब अब बोल सकते हैं कि अगर i और v का ग्राफ है तो स्लोप जो है ना वो 1/r को बताएगा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को। आया समझ में? जब ग्राफ v वर्सेज i हो तो स्लोप रेसिस्टेंस बताएगा, जब ग्राफ i वर्सेज v हो तो स्लोप 1/r। याद रहेगा? इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, स्लोप tan थीटा p बाई v, जो परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे है उस क्वांटिटी को लिखो, बेस वाले एक्सिस पे है लिखो, यहाँ पे जो चीज भी चाहिए वो निकल जाएगा। एकदम क्लियर है? तो याद रखेंगे v और i का ग्राफ रहे स्लोप रेसिस्टेंस बताएगा, i और v का ग्राफ रहे तो स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस बताएगा। एकदम क्लियर? यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो एक और चीज सिखा रहे हैं, एक और चीज सीखो, ध्यान देना बस। यहां पे हम एक दो ग्राफ बना रहे हैं और तुमको कुछ बताना है। इस वाले एक्सिस पे v दे दिए, इस वाले एक्सिस पे i दे दिए, ध्यान से देखते जाओ। यहां पे हम ग्राफ बना रहे हैं, एक ऐसा स्लोप बनाए हैं, एक ये ब्लू वाला स्लोप बनाए हैं और ये रेड वाला स्लोप बनाए हैं। ठीक है, अब बस ध्यान से देखते जाओ, क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। सबसे पहले अगर v और i का ग्राफ है तो ये सारा स्लोप किस चीज को बताएगा, तो v और i का ग्राफ है, v और i का ग्राफ, तो स्लोप जो होता है ये होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे v है और इस पे i है, तो v बाई आई लिखेंगे और v बाई आई को v इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से नीचे ले जाएंगे तो r बोलेंगे, मतलब ये रेसिस्टेंस है। आया बात समझ में? मतलब ये जो स्लोप है ये रेसिस्टेंस को बता रहा है। अब देखो इसका नाम a दे देते हैं, इसका b दे देते हैं, इसका c दे देते हैं। अब तुमसे पूछे कि इस तीनों में से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, तो स्लोप अगर रेसिस्टेंस को बता रहा है तो रेसिस्टेंस जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा। हम तुमसे क्या पूछे, इस तीनों में से रेसिस्टेंस किसका ज्यादा, रेसिस्टेंस उसी का ज्यादा जिसका स्लोप ज्यादा। और स्लोप का एक दूसरा मतलब भी होता है, स्लोप का मतलब कि कोई भी लाइन जो हम खींचे है ना, ये y एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन, यहाँ देखो इतना एंगल बना रहा है ना, सॉरी x एक्सिस के साथ कितना ऊपर है, तो ये कितना एंगल बना रहा है। एक दूसरा स्लोप ये देखो, तो ये क्या कर रहा है, ये इतना एंगल बना रहा है, तो ये वाला लाइन जो है वो ज्यादा का एंगल बना रहा है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। इसमें क्या होगा, रेड वाले का स्लोप इतना ही, ब्लू वाले का इतना, और ऊपर में जो ब्लैक वाले हैं उसका इतना, मतलब ए का स्लोप इतना है, बी का इतना है, सी का इतना, मतलब सी का स्लोप सबसे कम। और स्लोप क्या चीज को बता रहा है, रेसिस्टेंस को, तो जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेसिस्टेंस भी सबसे कम। आ रहा है समझ में? फिर से सुनो, ये जो रेड वाला है ये इतना ही ऊपर ना, और ब्लू वाला उससे ज्यादा ऊपर, तो रेड वाले का स्लोप जो है वो इतना और ब्लू वाले का स्लोप इतना, तो स्लोप ब्लू वाले का ज्यादा ना, तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा। तो क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो होगा ए का वो सबसे ज्यादा होगा, फिर जो रेसिस्टेंस होगा वो बी का, और फिर जो रेसिस्टेंस होगा सी का। कोई दिक्कत नहीं, ए का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर बी का रेसिस्टेंस और उसके बाद सी का रेसिस्टेंस। क्लियर है? एकदम अच्छे से आया समझ में? देखो एक और चीज समझाते हैं, एक और चीज इसमें समझाते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम इसी वाले ग्राफ को फिर से देखो, हम फिर से कर रहे हैं, इसी वाले ग्राफ में ना हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखते जाओगे। इस वाले एक्सिस पे आप आई लिख दिए और इस वाले एक्सिस पे v लिख दिए। अब पूछे कि अब रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, अब ये बताना है। फिर से देखो, अभी क्या है, स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा p बाई बी, परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे क्या है, इस बार i है ना, तो ऊपर में क्या लिखोगे i, नीचे में बेस वाले एक्सिस पे क्या है v, तो यहां हो जाएगा v। i बाई v क्या होता है 1/r, बहुत बार हो चुके हैं। तो स्लोप अब क्या होगा, ये जो स्लोप है वो रेसिप्रोकल है रेसिस्टेंस के ना, मतलब अगर स्लोप ज्यादा होगा तो अब इस बार रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये स्लोप जो है वो 1/r है, मतलब ये ज्यादा तो ये वाला कम, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस के। फिर से देखो किसका स्लोप ज्यादा, तो इस बार सी का स्लोप सबसे कम, तो जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, और ए वाले का स्लोप सबसे ज्यादा,
तो ए वाले का स्लोप सबसे ज्यादा तो उसका रेसिस्टेंस सबसे कम, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। तो इस बार जो ए का रेसिस्टेंस होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा है तो रेसिस्टेंस सबसे कम, इसके बाद बी का रेसिस्टेंस, इसके बाद सी का रेसिस्टेंस। आया बात समझ में कि नहीं? अब एकदम अच्छे से आया समझ में कि मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा, अगर आई और वी का ग्राफ है तो उसका रेसिस्टेंस कम, लेकिन अगर वी और आई का ग्राफ है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा ज्यादा। क्लियर है? मतलब यहां से हम ओम्स लॉ का डेफिनेशन बताए, V बराबर आई आर कैसे आया ये प्रूफ करके दिखाए, उसमें R को रेसिस्टेंस बोले, फिर 1 ओम का डेफिनेशन बताए, फिर थोड़ा सा स्लोप का कॉन्सेप्ट बताए कि स्लोप कैसे निकालेंगे। इतना सब कुछ क्लियर होगा? तो चल अब चलते हैं ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन पे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो एग्जाम के अंदर ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन दे देगा कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो। तो देखो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लिख देते हैं हेडिंग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो रहा है। देखो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? ओम्स लॉ को अगर वेरीफाई करना है ना तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लो। कैसे ग्राफ बनाते हैं? देखो ये एक रेसिस्टेंस ले लो और इसके बगल में एक रियोस्टेट ले लो, वेरिएबल रेसिस्टर। जिसको नहीं पता है ये क्या होता है, पिछला वीडियो जाके देखो, उसमें अच्छे से बताए हुए हैं कि ये वेरिएबल रेसिस्टर क्या होता है। यहाँ पे एक सेल लगा लो, यहाँ पे एक स्विच लगा लो, स्विच का ये सिंबल भी होता है, ऐसा वाला भी, हम ऐसा वाला स्विच सिंबल बनाए होंगे, ऐसा वाला। तो ये ओपन स्विच, अगर इसी को ऐसे कर दोगे तो क्लोज स्विच, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, देखो ऐसे, और इसके अंदर डॉट लगा दिए ना तो क्लोज स्विच, और डॉट को हटा दोगे तो ओपन स्विच। ये चलो ये अपना क्लोज स्विच, और दूसरा वाला वायर ऐसे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पोटेंशियल V है और यहाँ पे ये रेसिस्टर R है, यहां से करंट I चलेगा और इसमें भी जाएगा। ये ऐसा सर्किट है। ध्यान से चलो, ओम्स लॉ को हमको वेरीफाई करना है। अब ओम्स लॉ वेरीफाई कैसे होगा? तो अगर हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि V बराबर I इंटू R, मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा अच्छा है कि अगर हम लोग ये कर दें कि इस एक्सिस पे V रहे और इस एक्सिस पे I रहे, और ग्राफ अगर ऐसा बन के आ जाए तो ये भी तो ओम्स लॉ का ही ग्राफ था ना, देखे हुए थे कि V और I में ये जो है वो स्लोप को ज्यादा था और ये ओम्स लॉ से ही आया था। तो अगर ऐसा ग्राफ बना दिए तो अपना काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब कि ओम्स लॉ क्या बोला था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब I को बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, V घटाएंगे तो I भी घटेगा। तो देखो ना ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो यही बताता है कि I को बढ़ाओगे V बढ़ेगा, I को बढ़ाओगे V और बढ़ेगा, I को बढ़ाओगे V और बढ़ेगा। मतलब अगर हम ऐसा ग्राफ प्रूफ कर दें तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा कब? तो ऐसा ग्राफ तब ना बनेगा जब I का बहुत सारा वैल्यू होगा, V का कम से कम 2-3 वैल्यू होगा, और वो वैल्यू ला देंगे, उसके बाद यहां से ग्राफ प्लॉट कर देंगे। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, अगर ये ग्राफ कर्व लाइन आ गया तो फिर ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। आया बात समझ में? तो चलो अब हम वही काम कर रहे हैं। तो अब ये लाएंगे, ये वाला जो है ये प्रूफ करके ले आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में इधर सीरियल नंबर लिखो, फिर V का वैल्यू लिखो और इस तरफ I का वैल्यू लिख दो। ठीक है, सीरियल नंबर 1। देखो ध्यान से करने क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या किए कि ये वाला जो रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टर, इसका ये वाला जो टैपिंग है ना, इस टैपिंग को उठा के सबसे पहले जाके यहां पे टच कराए, यहां पे टच कराए। अब देखो यहां पे टच कराने से क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे करंट जाएगा, मतलब इतना दूर के आगे का जो ये वाला रेसिस्टर है ये बेकार है, ये कोई काम का नहीं है अपने। चलो हटा देते हैं। अगर ऐसे होगा तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, ये करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, तो यहां से इस वाले रेसिस्टर में कितना V होगा वो वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, V लगा देंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब उसके वजह से यहाँ का कितना पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे एक आमीटर लगा लेंगे, वो कितना करंट देगा वो भी पता कर लेंगे। तो सीरियल नंबर 1 में वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, आमीटर का जो रीडिंग आएगा यहाँ पे लिख दिए। हो गया। अब चलो सीरियल नंबर 2। अब क्या करते हैं ना कि ये वाला जो ये ऐसे है, इस टैपिंग को यहां से हटा के और थोड़ा सा यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये रेसिस्टर भी काम कर रहा और ये यहां से लेके यहां तक इतना दूर काम करेगा।
रेसिस्टेंस चेंज हो गया तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज होगा और इस आमीटर का भी रीडिंग चेंज होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज है तो सर्किट में करंट चेंज होगा। आया बात समझ में? तो इसका भी रीडिंग चेंज होगा। मतलब यहां पे V का कुछ रीडिंग लेंगे और I का कुछ रीडिंग लेके रख लेंगे। फिर से तीसरा, अब फिर से क्या करते हैं ना, ये वाला जो रियोस्टेट है इसका पोजीशन यहां से हटा के अब एक बार यहां पे लगा दो। तो यहां पे लगाने से क्या होगा, ये रेसिस्टेंस जो है अब इतना दूर का काम में आएगा। मतलब फिर से वोल्ट मीटर का रीडिंग अलग आने वाला है और आमीटर का रीडिंग भी अलग आने वाला है। तो तीसरा वाले में वोल्ट मीटर का कुछ रीडिंग होगा, आमीटर का कुछ रीडिंग होगा। ठीक है, अब अपने पास वोल्ट मीटर का 3-3 रीडिंग आ गया, आमीटर का भी 3-3 रीडिंग आ गया। अब वोल्ट मीटर और आमीटर का 3-3 रीडिंग आ गया है, तो क्या इससे लेके हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? तो चलो यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं कि वैल्यू कुछ आया होगा। ये 2 आया और ये वाला जो है ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। ये 3 लिए, ये वाला 6 आ गया, ये 4 लिए, ये वाला 8 आ गया है। ऐसे कुछ वैल्यू आया है। इस वाले एक्सिस पे V को रखते हैं और इस वाले एक्सिस पे I को रखते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 मानते हैं, 4, 6, 8। ठीक है, इस वाले पे V का वैल्यू 1, 2, 3। ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। चलो एक और ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं। 4 भी ले लिए। पहला वाला V2 I4, V वाले पे 2 और I वाले पे 4, मतलब ये कुछ जाके यहां पे आएगा। ठीक है, अगला वाला देखो, सही है ना, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, सही कर लेना। दूसरा वाले पे V3 और I6, V3 तो I6, V3 और I का वैल्यू 6, मतलब यहां पे। ठीक है, अगला वाला चलो, V का वैल्यू 4, I का वैल्यू 8, V का 4 और I का 8, यहां से 4 और यहां से 8। ठीक है, ये वाला। अब क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ऐसे इसको मिला दो। मिला दिए तो देखो V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो नीचे में लिख देंगे हेंस V प्रोपोर्शनल I, V I के प्रोपोर्शनल आ गया, देयरफॉर ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाइड हो गया। आया बात समझ में? देखो फिर से समझो क्या किए। क्वेश्चन हमको बोला था कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो, तो ओम्स लॉ को अब हमको वेरीफाई करना था, तो हमको V और I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करना था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, अगर ये स्लोप स्ट्रेट लाइन बन जाए तब अपना काम हो जाएगा, ओम्स लॉ वेरीफाइड होगा। मतलब ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन तुमको बनाना है तो V का कुछ वैल्यू चाहिए होगा और I का कुछ वैल्यू चाहिए होगा। अगर ऐसा करना है तो मतलब ये वाला टेबल हमको बनाना होगा, और इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाए। यहाँ पे रेसिस्टर लगाए, ये रियोस्टेट लगाए, इसका वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वोल्ट मीटर, आमीटर, यहाँ सेल लगा दिए, ये सब पूरा कनेक्ट किए। उसके बाद सबसे पहले इसको इस तरफ रखे हुए थे, तो इसके वजह से वोल्ट मीटर और आमीटर का कुछ रीडिंग आया होगा, दोनों रीडिंग को यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको चेंज कराया, पोजीशन इसका चेंज किए, उसके वजह से वोल्ट मीटर और आमीटर का अलग रीडिंग आया होगा, अलग रीडिंग आया, उसको फिर से लिख दिए। फिर तीसरा में क्या किए, फिर से वोल्ट मीटर और आमीटर का फिर से इसका पोजीशन चेंज करके अलग रीडिंग आया, उसको लिख दिए। ठीक है, फिर इस V और I के वैल्यू से हम लोग जाके एक ग्राफ प्लॉट कर दिए, और जब वो ग्राफ प्लॉट किए तो पता चला कि वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब V और I दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देखो ना, वो यहां से भी पता चल रहा है, ये 2 से 4 हुआ तो ये 3 से 6 हुआ। ये अगर 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो ये 2 यूनिट बढ़ रहा है, फिर से ये 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो ये वाला 2 यूनिट बढ़ रहा है। मतलब V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाइड हो गया। आया बात समझ में? मतलब ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन अगर पूछे तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये टेबल बनाओगे, टेबल के बाद ये ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ के बाद ये लाइन लिख लेंगे, हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, बीच में कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले इस रियोस्टेट को यहाँ पे रखे, फिर इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ले गए, फिर इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ले गए,
अलग अलग पोजीशन पे रखे, तो फिर अलग अलग पोजीशन पे रखने के बाद अलग अलग रीडिंग आया और उस रीडिंग को इस टेबल में हम लोग शो किए हैं। फिर इस टेबल में शो करने के बाद इस ग्राफ को ड्रॉ किए और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का रिलेशन आ गया, इसीलिए हम लोग बोले कि ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाइड हो गया। आया बात समझ में? तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एकदम इजी था, मतलब इस पूरे लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में जितना कुछ हमको बताना था वो सब हो गया। अब बचा है रेसिस्टेंस के बारे में बताना। रेसिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसका बहुत सारा कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो वो सब न्यूमेरिकल को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और सब वीडियो जो होगा उसको देखते रहना, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।